अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1। पांड्यों की मत्स्य नेत्री देवी मीनाक्षा पहचानी जाती है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सावित्री। तो पांड्यों की मत्स्य नेत्र देवी मीनाक्षा पहचानी जाती है पार्वती से। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनाया था किसने? परमारु ने, चंदेलू ने, सोलंकियों ने, चौहानों ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर रहेगा सोलंकियों ने बनाया था। आगे देखो आप, तीसरा क्वेश्चन। लक्ष्मी सेन के दरबार में इनमें से उपस्थित थे धोई, राजशेखर, जयदेव, धनंजय। तो बताइए कौन कौन लक्ष्मी सेन के दरबार में उपस्थित थे? तो तीसरे में क्या आएगा? ये देखो, इसमें एक तो धोई था, और एक अगर बात करें तो देखो इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। ये जो है ना, एक तो धोई था, एक जयदेव था। ये लक्ष्मी सेन के दरबार में उपस्थित थे। तो 1-3 आ जाएगा। 1-3 देखो डी में है। अगले क्वेश्चन की बात करें 4 नंबर की। इनमें से कौन सा मंदिर विष्णु को अर्पित नहीं था? तो विष्णु भगवान को अर्पित नहीं था। कौन था? श्रीरंगम का रंगनाथ मंदिर, पांडुपुर का विठोबा मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो बताइए क्या आएगा चौथे में? तो इसमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर इसमें आ जाएगा कि ये विष्णु को अर्पित नहीं है। बाकी देखो, श्रीरंगम का रंगनाथ मंदिर विष्णु को अर्पित है, पांडुपुर का विठोबा मंदिर विष्णु को अर्पित है, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ये भी विष्णु को अर्पित है। लेकिन भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है वो विष्णु को अर्पित नहीं है। तो डी उत्तर आ जाएगा। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन, और शायद इससे कर देता हूँ मैं। इनमें से कौन सा कथन उत्तर मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक संघ अयावोले के बारे में सही है? तो प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन उत्तर मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक संघ अयावोले के बारे में सही है? उसका तमिलनाडु के आंतरिक व्यापार पर आधिपत्य था। दूसरे में देखो, दक्कन के आंतरिक व्यापार पर उसका अधिकार था। तीसरे में बाहरी व्यापार में ये मुख्यतः पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार पर केंद्रित था, और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्यतः एशिया से थे। तो बताइए क्या आएगा 5वें में? तो इसमें आ जाएगा बी, दक्कन के आंतरिक व्यापार पर उसका अधिकार था। अगला क्वेश्चन, सॉरी भाई, नीचे देखो इसमें एक और भी है, अपन ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। देखो ये लो, मैंने सोचा केवल यही ऑप्शन है इसमें। देखो उसको और यहाँ कर लेते हैं, अब दिखाई देगा ये। तो देखो इसमें ये दिक्कत क्यों आ रही है? ये लो, एक मिनट इसको इधर कर लेता हूँ ना, फिर भी इधर आ रहा है ये। चलो अपन अब काम निकाल लेंगे इसमें ना। तो देखो, एक तो इसमें ये शायद दक्कन आंतरिक व्यापार का उसका अधिकार था, और फिर एक देखो बाहरी व्यापार में मुख्यतः पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार केंद्रित था। इसमें सही है 2 और 3 सही है। बाहरी व्यापार में मुख्यतः पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार पर केंद्रित था। तो ये आपको बी उत्तर इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा उत्तर? क्या आ जाएगा? जो बी है वो इसमें उत्तर आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। आगे देखो, यहाँ इसमें देखो स्थल महामंत्र थे, स्थल महामंत्र थे। ये क्या हो गया? एक मिनट दोस्तों,
यानी स्थल महामंत्र थे। तो भगवान की उत्पत्ति पर स्थानीय धारणाएं, मंदिर के प्रबंधन के उत्तरदायी अधिकारी, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली धर्म यात्रा, मंदिरों द्वारा लिए जाने वाले विशेष अधिकार। तो छठे में क्या जाएगा, भगवान की उत्पत्ति पर स्थानीय धारणाएं, ये स्थल महामंत्र थे। अगला देखो 7वां क्वेश्चन, ये लो। 7वां क्वेश्चन है कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माता थे। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माता कौन थे? प्रताप रुद्र, अनंत वर्मा यानी अनंत वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो बताइए, बहुत बार पूछा गया, ये 7वें में इजी क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, वो कोणार्क प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र चोल ने श्री विजय के विरुद्ध प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान भेजा था। 1015 में, 1020 में, 1025 में, 1035 में। तो 8 में उत्तर क्या आएगा, 1025 आएगा। राजेंद्र चोल ने श्री विजय के विरुद्ध प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान कब भेजा? 1025 में भेजा गया था। आगे देखो आप, यानी उत्तरामेरु अभिलेख किसके शासनकाल का है? उत्तरामेरु अभिलेख किसके शासनकाल का है बताओ? प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक सेकंड, प्रांतक यानी राजराज प्रथम और राजेंद्र फर्स्ट। तो 9 में क्या आ जाएगा, प्रांतक प्रथम है वो। उत्तरामेरु अभिलेख किसके शासनकाल का है? प्रांतक प्रथम का। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयदेव का गीत गोविंद संबंध है। जयदेव का गीत गोविंद संबंध है राम सिंह, कृष्ण सिंह, शिव सिंह, शक्ति सिंह। बताइए 10वें में क्या उत्तर आएगा, सोच के बताओ। तो कृष्ण से संबंधित है ये। 11वां क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर तथा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कपिलेंद्र ने, भानुदेव फर्स्ट ने, पुरुषोत्तम ने, यानी अनंत वर्मन चोल ने। बताइए किसने करवाया था, सोच के बताओ। 11 में क्या आएगा, तो इसमें होगा अनंत वर्मन चोल ने करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन चोल ने करवाया था। अब देखो 12वां क्वेश्चन, बर्मा के राजा क्याजिता ने किस चोल राजा को श्रवण पत्र पर लिखा था? कि बर्मा के राजा क्याजिता ने किस चोल राजा को श्रवण पत्र पर पत्र लिखा था? राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोतुंग, राजधिराज। तो 12 में उत्तर क्या आएगा बताइए। तो इसमें आएगा कुलोतुंगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुलोतुंगा। बर्मा के राजा क्याजिता ने किस चोल राजा को श्रवण पत्र पर पत्र लिखा? कुलोतुंगा आ जाएगा सी। अगला देखो 13वां, ईदगाई तथा वालगाई दक्षिणी भारतीय, ईदगाई वालगाई दक्षिणी भारतीय सामाजिक विभाजन थे, शैव संप्रदाय थे, शाही समारोह थे, वैष्णव संप्रदाय थे। तो 13 में उत्तर क्या जाएगा बताइए। सामाजिक विभाजन थे। ईदगाई तथा वालगाई दक्षिणी भारतीय सामाजिक विभाजन थे। तो इसमें आपका ए उत्तर हो जाएगा। देखो ये दक्षिणी के नाम है, कुछ अटपटे लगेंगे आपको। अगला देखो, इनमें से राजसी मंदिर कौन सा नहीं है? देखो इनमें से राजसी मंदिर कौन सा नहीं है? कंदरिया का महादेव मंदिर, उदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर। तो बताइए 14 में उत्तर क्या आएगा? सूर्य मंदिर इसमें आ जाएगा। कि इनमें से राजसी मंदिर कौन सा नहीं था? तो सूर्य मंदिर नहीं था। बाकी देखो कंदरिया महादेव मंदिर, उदेश्वर मंदिर और राजेश्वर मंदिर, ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखो 15वां क्वेश्चन,
दार समुद्र के होयसाल राजा जिन्हें रामानुज ने जैन से वैष्णव बनाया था तथा हेलीबीड के प्रसिद्ध होयसालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले विष्णुवर्धन का मूल नाम क्या था? विठादेव, रुद्रदेव, कोतिया, अनिरुद्ध। तो बताइए 15 में उत्तर है क्या आएगा, सोच के बताओ। इसमें आएगा विठादेव आ जाएगा। ठीक है कि दार समुद्र होयसल राजा जिन्हें रामानुज ने जैन से क्या वैष्णव बनाया और हेलीबीड के प्रसिद्ध होयसालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले विष्णुवर्धन का मूल नाम क्या था? विठादेव। अब देखो 16वां, निम्नलिखित चोल प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको लिखना है अवरोही क्रम में, यानी पहले आपको क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, उसके बाद में छोटा लिखना है। समझे ना? जैसे अपन लिखते हैं ना ये 4 3 2 1 इस तरह। आप उसको याद करने का तरीका है कि जैसे एक आपका शब्द था आरोही, ठीक है, अब आप उसको हमेशा के लिए कंफ्यूज दूर हो जाएगा। आरोही मतलब इसमें 3 ही शब्द है, तो इसका मतलब छोटा पहले आ रहा है और अवरोही में कितना है, 4 अंक है, तो ये बड़ा की पहले शुरुआत होगी ना, तो अवरोही का मतलब यहाँ बड़े अंकों की पहले शुरुआत होगी। आरोही में 3 ही शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ से 1 2 3 4 इस तरह शुरुआत होगी ना, ये आप यहाँ ध्यान रखना। ये क्या गया, तो हमेशा हमेशा के लिए आप शब्दों का ध्यान रखना कि आरोही में शब्द ज़्यादा है और आरोही में 3 ही शब्द है, तो उसमें 1 से शुरुआत होगी, आरोही में बड़ी संख्या से शुरुआत होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करना है। तो 16 में बताओ, आप सोचिए एक बार। इधर रह गया ना, ये देखो क्वेश्चन 16वें की बात करें तो देखो उसका आंसर है वो आपको इधर मिलेगा, ये 16वां का है ना, ये लो। अब इधर देख सकते हो आप 16 में उत्तर क्या आएगा, सोचो। ये लो, अब इधर अपन प्रश्न को वापस देखना पड़ेगा ना। ये लो क्रम है ना, तो इसमें देखो जो ये सबसे पहले आएगा 1 नंबर पर, ठीक है। और फिर आप इसमें कर सकते हो जो है ना वालनाडु, ये आप इसमें देख सकते हो कौन सा वालनाडु है वो आप। अरे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये जो है ना ये जो आपका वालनाडु है वो इसमें आ जाएगा। और फिर देखो ये 1 नंबर, ये जो आपका 2 नंबर पर ये आ जाएगा ना। तो फिर देखो इसके बाद में अपने इसकी बात करें, ये थोड़ा सा उधर रह गए ना। अब इसके बाद में देखो ये आपका जो है ना ये 2 नंबर वाला नाडू आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 नंबर पर। और फिर लास्ट वाला ये आपका 4 नंबर पर गया। अब आपको वो क्या है कि थोड़ा सा उधर रह गया ABCD, तो आप पहले क्या करोगे, मंडलम, पहले क्या करोगे मंडलम। आरोही क्रम में पूछा तो बड़ा पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, वालनाडु, क्या करोगे वालनाडु। और फिर आप क्या करोगे नाडू, 2 नंबर वाला क्या करोगे नाडू। और लास्ट में कुरकुरम करोगे। तो उसको एक याद करने का तरीका ये है कि आप जैसे मंडल होता है ना, मंडल वो कहाँ पर जाता है, वालनाडु में जाता है, ठीक है ना। वालनाडु में जाता है मंडल, और वहाँ पर क्या है नाडू मतलब नाडी में जाता है वो, इस तरह याद रख लो। नाडू नाडी में जाकर क्या करता है, कुरकुर करता है पानी लेकर के ना, इस तरह आप याद रख सकते हो कि मंडल है वालनाडु जाता है और नाडी में जाकर के क्या करता है, कुरकुर करता है। तो इस तरह आप क्रमबंद याद कर सकते हो। तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया। ये थोड़ा सा क्या है कि उधर रहने से अपने को तो प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें क्या आ जाएगा, ये जो आपका बी उत्तर आ जाएगा। अब 17वां जो क्वेश्चन है ये देखिए आप, लाइट चली गई है देखो। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पटिनम थे मंदिर नगर, ये क्या हो गया,
17 में पट्टिनम थे, मणिनगर, औद्योगिक नगर, बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र। तो 17 में क्या आएगा? तो इसमें बंदरगाह आ जाएगी। पट्टिनम क्या थे? बंदरगाह थे, ये इसमें आ जाएंगे। अब देखो 18 में अंकोर वाट का निर्माण कंबोडिया के किस राजा ने करवाया था? कि अंकोर वाट का निर्माण कंबोडिया के किस राजा ने करवाया था? अनंत वर्मन ने, सूर्यवर्मन फर्स्ट ने, सूर्यवर्मन सेकंड ने, चंद्र वर्मन ने। तो 18 में क्या आ सकता है बताइए, सोचिए। तो इसमें आएगा सूर्यवर्मन सेकंड आ जाएगा। यानी अंकोर वाट का निर्माण कंबोडिया के किस राजा ने कराया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। 18 में उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में तानकुरम का प्रशासन देखते थे। कौन देखते थे? चोल काल में तानकुरम का प्रशासन देखते थे। पूरे नगर में सभा, महासभा। बताइए 19 में क्या आ सकता है, सोचो। तो नगरम आ जाएगा। चोल काल के तानकुरम का प्रशासक देखता था, नगरम देखता था। अगला क्वेश्चन है 20वां, परमार राजा भोज द्वारा लिखित समरगना सूत्रधार किस विषय पर है? परमार राजा भोज द्वारा लिखित समरगना सूत्रधार किस विषय पर है? कला तथा स्थापत्य कला पर, संगीत तथा नृत्य पर, और गणित तथा खगोल शास्त्र पर, युद्ध तथा शांति पर। तो 20 में उत्तर क्या आएगा बताइए? कला तथा स्थापत्य कला आ जाएगा इसमें। ठीक है, कि परमार राजा भोज द्वारा लिखित सम्रागना सूत्र किस विषय में? कला तथा स्थापत्य कला इसमें के अंतर्गत आ जाएगा। कला तथा स्थापत्य कला, ये उत्तर इसमें आ जाएगा 20वें के अंतर्गत। 21वां, किस चोल राजा ने बेहतर व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था? कि किस चोल राजा ने बेहतर व्यापारियों यानी बेहतर व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। उन्होंने चीनियों के इस गलत विचार को समाप्त किया कि चोल श्रीविजय का सामंती राज्य है। कि किस चोल राजा ने बेहतर व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था और जिन्हें चीनियों के इस गलत विचार को समाप्त किया? किस चोल यानी समाप्त किया? चोल श्री विजय का सामंती राज्य है। राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोतुंग, विक्रम चोल। तो बताइए किसी में उत्तर क्या आ सकता है? तो कुलोतुंग प्रथम। यानी किस चोल राजा ने बेहतर व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा, जिन्हें चीनियों के साथ गलत विचार को समाप्त किया कि चोल श्री विजय का सामंती राज्य है? ये कुलोतुंग फर्स्ट आ जाएगा। 22वें में देखो, तकोलम का युद्ध किन के बीच हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बताओ। कृष्ण तृतीय तथा परंतक फर्स्ट, अनंत वर्मन चोड़ गंगा तथा कुलोतुंग फर्स्ट है, विष्णुवर्धन तथा विक्रमादित्य चतुर्थ, राज राजा फर्स्ट है, और विक्रमादित्य चतुर्थ। 22 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोचो बताओ क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा कृष्ण तृतीय और परंतक फर्स्ट के बीच में तकोलम का युद्ध लड़ा गया था। कृष्ण तृतीय और परंतक फर्स्ट के बीच में क्या हुआ था? तकोलम का युद्ध हुआ था। 23वां क्वेश्चन, चोलों का शाही निशान क्या था? बताइए। चोलों का शाही निशान क्या था? बाघ, शेर, मछली, घोड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 23वां बहुत बार पूछा गया है। 23 में क्या आएगा? तो इसमें बाघ आ जाएगा। चोलों का शाही निशान क्या था? बाघ था। अगला क्वेश्चन देखो 24वां, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर अर्पित है? सुब्रमण्यम, नटराज, पार्वती, विष्णु। तो 24 में उत्तर क्या आएगा बताइए? नटराज आएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर अर्पित है, नटराज इसमें आ जाएगा।
अब देखो 25वां क्वेश्चन है कि राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी के अभियान में पाल शासक को पराजित किया था। राजेंद्र प्रथम की तिरुमई अभिलेख में वर्णित वे पाल राजा कौन था? तो बताओ कि राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी के अभियान में पाल शासक को पराजित किया था। और राजेंद्र फर्स्ट के तिरुमई अभिलेख में, राजेंद्र फर्स्ट के तिरुमई जो अभिलेख में उसमें वर्णित हुए पाल राजा कौन था? तो पाल राजा कौन था बताइए। 25 में उत्तर देखो ये आपको इधर मिलेगा 25 का। तो पाल शासक कौन था? तो इसमें वो था महिपाल फर्स्ट था, ये मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस सेन राजा ने दान सागर तथा अबूत सागर की रचना की थी? इनमें से किस सेन राजा ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी? लक्ष्मण सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन। तो 26 में उत्तर क्या आएगा? बल्लाल सेन आ जाएगा। किस सेन राजा ने दान सागर अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्लाल सेन, ये आ जाएगा सेन। आदि पुराण के रचयिता और प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन किसके दरबार में थे? यानी आदि पुराण के रचयिता तथा प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन किसके दरबार में थे बताइए। पाल राजा देवपाल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट, प्रतिहार राजा मीरभोज, सोलंकी राजा कुमारपाल। तो 27 में उत्तर रहेगा आपका राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट। क्या आदि पुराण के रचयिता तथा प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन किसके दरबार में थे? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट के समय थे। 28वां क्वेश्चन, खजुराहो के चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने? दांग, यशोवर्मन, परमारदी, जयशक्ति। तो बताइए क्या आएगा 28 में उत्तर है? तो इसमें यशोवर्मन आ जाएगा। खजुराहो के चतुर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 29वां, इनमें से किस तोमर राजा को दिल्ली की स्थापना का गौरव प्राप्त है? बताइए तोमर राजा कौन सा जिन्हें दिल्ली की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ था? तो आप बता सकते हो अनंगपाल तोमर आ जाएगा इसमें पहला ही। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 30वां देखो, दहाल मंडल के राजा जाने जाते थे। जेजा भुक्ति के चंदेल, कनौज के गढ़वाल, साकंबरी के चौहान, चेदी के कालचूरी। तो 30 में उत्तर है क्या आएगा बताओ। चेदी के कालचूरी इसमें आ जाएगी। दाहाल मंडल के राजा जाने जाते थे, चेदी के कालचूरी इसमें डी उत्तर आ जाएगा। इनमें से चोल मंदिर का महत्वपूर्ण अवयव कौन सा नहीं है? इनमें से चोल मंदिर का महत्वपूर्ण अवयव कौन सा नहीं है? मंडपम अथवा गलियारा, शिकारा अथवा वक्रीय मीनार, विमान तथा मंजिल, गोपुरम अथवा द्वार। तो 31 में उत्तर शिकारा अथवा वक्रीय मीनार आ जाएगा। चोल मंदिर का महत्वपूर्ण अवयव कौन सा नहीं है? तो शिकारा और वक्रीय मीनार नहीं। बाकी देखो मंडपम अथवा गलियारा ये है चोल मंदिर का मुख्य भाग है। विमान शैली भी है, इसमें मंजिल भी है, विमान या मंजिल बोल, और गोपुरम द्वार भी रखते थे। तो ये इसकी विशेषता है। बाकी ये शिकारा अथवा वक्रीय मीनार ये इसकी विशेषता नहीं है, तो भी उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो चोल मंदिर की विशेषता है ये। देखो मंडपम अथवा गलियारा था, और विमान मंजिल था, और गोपुरम द्वार था। ये बहुत बार पूछा गया, तो इसमें बी उत्तर आ जाएगा। अगला देखो 32वां, कनौज पर अधिकार के लिए हुई त्रिकोणीय संघर्ष में इनमें से किसने हिस्सा नहीं लिया था? त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा किसने लिया? पालों ने लिया, प्रतिहारों ने लिया, सेना ने, राष्ट्रकूट ने। तो बताइए किसने नहीं लिया था? 32। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सोचो आप भी। तो इसमें सेन है। इसको देखो आप एक ट्रिक से याद कर लो कि देखो
जो त्रिकोणीय संघर्ष था, तो राष्ट्रकूट है वो पालते हैं ना। देखो गुजर प्रत्याहार आता है इसमें, ये भी देखो इसमें प्रत्याहार आता है ना। तो राष्ट्रकूट है, गुजर प्रत्याहार क्या करते हैं, जैसे गुजर ज़्यादातर गए ही पालते हैं ना, तो प्रत्याहार इस तरह आप याद कर लो। और वो पाल करके क्या करते हैं, राष्ट्रकूट राष्ट्र के लिए पालते हैं गए भैंसे, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रत्याहार ये त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, तो इसमें ये नहीं था सेन वाला। अगला क्वेश्चन 33वां देखो, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव को अर्पित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर को अर्पित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 33 में क्या होगा, ये देखो आपका क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा। अब देखो 31 नंबर की बात हो गई, 32 नंबर की बात करते हैं। कितने की हो गई, 31 नंबर की बात हो गई ना। हाँ 33 की होगी। 34 नंबर देखो, 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने, धर्मपाल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो उत्तर क्या आएगा बताइए। तो धर्मपाल इसमें आ जाएगा। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसमें धर्मपाल आ जाएगा। अब देखो 9वीं शताब्दी का अरबी व्यापारी सुलेमान किसके राज्य में आया था। 9वीं शताब्दी का अरबी व्यापारी सुलेमान किसके राज्य में आया था बताइए। गोपाल के पाल राज्य में, विजयसेन के सेन राज्य में, मीर भोज के प्रत्यार राज्य में, दंती दुर्ग के राष्ट्रकूट राज्य में। बताइए 9वीं शताब्दी में अरब व्यापारी सुलेमान किसके राज्य में आया था, सोचो। 35 में उत्तर क्या आएगा, मीर भोज के प्रत्यार राज्य में आया था। अगला देखो 36वां, एलोरा के 10 अवतार था रावण की खाई का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के 10 अवतार और रावण की खाई का निर्माण किसने करवाया था। दंती दुर्ग ने, अमोंग वर्ष फर्स्ट ने, कृष्ण फर्स्ट ने, इंद्र फर्स्ट ने। तो 36 में उत्तर क्या आ जाएगा, दंती दुर्ग इसमें आ जाएगा। यहाँ देखो दंती दुर्ग भी मिला है, लेकिन दंती दुर्ग भी कई जगह नाम मिलता है। तो एलोरा में 10 अवतार और रावण की खाई का निर्माण किसने करवाया, दंती दुर्ग आ जाएगा इसमें, ठीक है। 37वां नंबर का क्वेश्चन देखो आप, श्री विजय के शैलेंद्र राजा को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देने वाले चोल शासक का नाम था। तो बताइए श्री विजय के शैलेंद्र राजा को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देने वाले चोल शासक का नाम था। राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजराजा सेकंड से। तो 37 में उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राजराज फर्स्ट। श्री विजय के शैलेंद्र राजा को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देने वाले चोल शासक का नाम क्या था, राजराज फर्स्ट। बी उत्तर इसमें आ जाएगा। 38वां देखो, इनमें से किस चोल राजा का मूल नाम अरुमोलीवर्मन था। किस चोल राजा का मूल नाम अरुमोलीवर्मन था। वीर राजेंद्र, राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, विक्रम चोल। तो 38 में उत्तर क्या आ जाएगा, राजेंद्र फर्स्ट आ जाएगा। कि चोल राजा का मूल नाम अरुमोलीवर्मन था, वो राजराज फर्स्ट का था। अगला 39वां क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। बताइए क्या आएगा 39 में। तो इसमें तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है, वो मध्यकालीन मंदिरों का सबसे लंबा मंदिर था। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, डी उत्तर इसमें आ जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन से राजपूत वंश अग्निकुल स्तर का दावा करते हैं।
तो बताओ भाई, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अग्निकुल की बात कर रहे हैं कौन से राज्यों से कि हमारी उत्पत्ति अग्निकुल से ही हुई है, तो ये बहुत बार पूछा गया है। 40वां क्वेश्चन क्या आएगा, सोचो आप भी इसमें क्या आएगा। परियार है, चंदेल है, परमार है, तोमर है, सोलंकी है, चौहान है। तो 40 में सोचो। इसमें देखो पहला परियार बिल्कुल सही है, एक देखो परमार ये भी सही है इसमें, और एक देखो ये जो आपका 5वां देवड़ा है सोलंकी ये भी है, और एक देखो ये आपका छठा चौहान। ये अग्निकुल इस तरह का दावा करते हैं कि हमारी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, ठीक है ना। अग्निकुल या अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। तो परिहार कहते हैं, परमार कहते हैं, सोलंकी कहते हैं और चौहान। तो ये किस में मिलेगा आपको, इसमें आ जाएगा 1 3 5 और 4, ये 6, ठीक है ना। तो ये इसमें आ जाएगा बी उत्तर। चंदेल तोमर इसमें नहीं थे, ठीक है ना। और आगे देखो आप 41वां, उत्तर मध्यकाल में प्रश्न क्या है, उत्तर मध्यकाल में कौन सा नागर शैली का मुख्य अंश था। नागर शैली का, उत्तर मध्यकाल में नागर शैली का पूछा गया है ना, तो कौन सा मुख्य अंश था, नागर शैली का पूछा गया है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी शैली, नागर शैली का अंश। तो बताइए इसमें जो क्वेश्चन 41 है उसमें क्या आएगा, सोचो। नागर शैली में ना, तो देखो इसमें एक तो आपका वक्रीय मीनार आ जाएगा, ठीक है ना। और एक इसमें देखो स्वास्तिकार जमीन योजना, और एक देखो ऊंचे सजे द्वार, और पहला क्या था, घटते हुए आकार की चौकोर छतें। तो क्या आएगा, देखो एक तो इसमें वक्रीय मीनारें हैं, और एक चीज देखो स्वास्तिकार जमीन योजना, ये सही है इसमें। तो सी उसमें उत्तर आ जाएगा। ऊंचे सजे हुए द्वार नहीं थे, ये इसमें नहीं आएगा। वक्रीकार मीनारें थी, यानी स्वास्तिकार जमीन योजना थी। तो ये नागर शैली के मुख्य अंश थे, तो इसमें उत्तर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 में देखो, ये लो दिखाई दे रहा आपको भी, ये लो 42 में पढ़ो आप क्वेश्चन। इनमें से भुवनेश्वर की कौन सी ओडिशा शैली का नागर मंदिर जो पाया जाता है, कि भुवनेश्वर में कौन सा उड़ीसा की शैली का नागर मंदिर पाया जाता है। तो 42 में क्या उत्तर आएगा, सोचिए। तो इसमें देखो एक तो जगन्नाथ मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम रामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर। तो बताओ इसमें क्या आ सकता है, सोचो। 42 में करिए प्रैक्टिस। इसमें देखो एक तो आपका 2 नंबर परशु रामेश्वर मंदिर आएगा, एक तो ये सही है इसमें। और एक देखो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ये भी सही है इसमें। और फिर एक देखो ये आपका 4 नंबर वाला लिंगराज मंदिर, ये भी इसमें सही है। तो ये 2 3 4 आ जाएंगे। 2 3 4 देखो इसमें है कि परमेश यानी परशु रामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर। तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा 43वां। देखो नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नागर शैली के कौन से मंदिर खजुराहो में स्थित है। नागर शैली में खजुराहो क्या है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ना। तो कंदरिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, दुलाल देव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर। तो कौन कौन से बताइए इसमें, एक बार बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। ये लो बताइए 43 में उत्तर क्या आएगा। तो इसमें देखो नागर शैली के मंदिर खजुराहो में स्थित है ना। तो बताइए, देखो पहला एकदम सही है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में ही है, नागर शैली में। दूसरा देवी जगदम्बा मंदिर, ये भी सही है। तीसरा दुल्लादेव मंदिर, ये भी खजुराहो में है। और चौथा देखो पार्श्वनाथ मंदिर, ये भी खजुराहो में ही है, नागर शैली में। तो चारों चारों सही है। नीलकंठेश्वर ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है, अरे क्या आ गया,
तो इसमें देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, 4 इसमें सही है। तो इसमें देखो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला देखो आप 44वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष इनमें से किन का लेखक था? गीत गोविंद का, शिम्बा, काशिंदामणि का, कविराज मारक का, रत्ना मल्लिका का। तो 44 में उत्तरे क्या आएगा बताइए। एक तो देखो कविराज मारक है, एक है रत्ना मालिका। एक तो ये सही है इसमें कि प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष इनमें से किन का लेखक था? कविराज मारक का भी था और रत्ना मल्लिका भी था ना। तो इसमें सी उत्तर आ जाएगा। 44 के अंतर्गत क्या जाएगा? सी हो जाएगा कि कविराज मारक, रत्ना मल्लिका आ जाएगा। इसमें 3 और 4 आ जाएगा। पालों के समय तिब्बत में बौद्ध धर्म ले जाने वाले 2 बौद्ध भिक्षु कौन थे? बताइए कि पालों के समय तिब्बत में बौद्ध धर्म ले जाने वाले 2 भिक्षु कौन थे? अश्व घोष, अतिवा दीपंकर, अंतरक्षिता धर्म रजिका। तो 45 में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए। इधर तो और तो नहीं है ना। देखो काकूट दे रखे है ना। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, कौन कौन थे। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को कि पालों के समय तिब्बत में बौद्ध धर्म ले जाने वाले बौद्ध भिक्षु कौन कौन थे। एक मिनट दोस्तों लाइट कर देता हूँ मैं, इसका इलाज हो जाएगा जो ना ये। एक मिनट है इसमें ना ये। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पालों के समय तिब्बत में बौद्ध धर्म ले जाने वाले 2 यानी 2 बौद्ध भिक्षु कौन थे, वो आपको इसमें से छांटने हैं। तो बताइए क्या जाएगा। तो इसमें देखो एक तो ये अति दीपांकर था और एक ये था आपका यानी ये संतरक्षिता दे रखा है ना। अंतरक्षिता होना चाहिए यहाँ पर, संतरक्षिता कैसे कर दिया ये, ठीक है ना। कि अंतरक्षिता ये आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो या कई जगह आपको रक्षित भी मिलता है, रक्षिता भी मिलता था ना। तो दोनों हो जाएगा इसमें, 2 और 3 आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ आप यही उत्तर इसको समझ लीजिए। अब देखो तो इसमें उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। आगे पीछे करके देख लेना आप। अरे ये नहीं भाई, ये देखो ये बी। अगर देखो 46वां सुनिए, आपको नीचे दी कूट है उसको क्या कर मिलान करना है ना। ये लो 46वां क्वेश्चन है, ऊपर कर देता हूँ। अब मिलान कर लो आराम से उसको। 46वें नंबर में क्या आएगा बताइए। 46 में सोचो आप भी, मिलान करिए उसको। तो इसमें देखो जो पहला है जयदेव पवनदार, बिल्कुल सही है। क्या है? जयदेव पवनदार। फिर देखो दोई, दोई आएगा 3 नंबर से, ये जो है ना राम नाटक, ये आ जाएगा। और कंबन है वो आपका आएगा पृथ्वीराज रासो से। और शकीलार, शकीलार किसे आएगा? गीत गोविंद से। शकीलार क्या आएगा? गीत गोविंद से आ जाएगा। और चंद्रवरदाई है आपका आएगा किसे? पेरिया पुराणम, ठीक है ना, पुराणम। चंद वरदाई है पेरिया पुराणम आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? जयदेव पवनदार, दोई राम नाटक, कंबन पृथ्वीराज रासो। कंबल कंबल ओढ़ लियो, रासो उजालो, और ये याद कर लियो। और शकीलार को मतलब गीत गोविंद है, तो शकीलनाओं को गीत गोविंद ये याद रख लियो। और चंद्रवरदा ये पेरियार पुराणम। तो इस तरह इसमें उत्तर ये आपका आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। डी इसमें आ जाएगा। देखो जयदेव 1 नंबर, 1 नंबर रहा इसमें। और दोही 3 नंबर, ये 3 नंबर रहा। और फिर देखो कंबन सी देखो 2 नंबर ये रहा। और शकीलार 4 नंबर ये रहा। और फिर देखो चंद्रवरदा ये आपको 5 नंबर मिलेगा, तो ये इसमें आ जाएगा।
अगला भी मिलान वाला क्वेश्चन है, देखो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से यहाँ पे मिलान करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 47वां। इसमें देखो उर उर को क्या अर्थ है 47 में, सोचो आप भी। तो इसमें उर का मतलब होता है आम गांव की आम सभा, ठीक है। फिर देखो सभा, सभा है वो किसकी होती थी, ब्राह्मणों की आम सभा। फिर देखो आप नगरम, नगरम है वो शेरों की आम सभाएं थी, ठीक है। और इरीपट्टी किसकी है, लास्ट में जो बचता है 2 नंबर, तालाबों की भूमि। तो इसमें उत्तर क्या हो गया, सोचो बताओ। 45 में उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें सी उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, उर है वो 3 नंबर मिला है, क्या आम गाँव की आम सभा, ये 3 नंबर रहा। फिर देखो सभा है ब्राह्मणों की आम सभा, 4 नंबर रहा। फिर देखो नगरम मिला है 1 नंबर, 1 नंबर ये रहा, शेरों की आम सभाएं। फिर देखो इरीपट्टी, इरीपट्टी मतलब है तालाब की भूमि, तो ये उत्तर आ जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखो, 48 आगे की आगे भी की, और देखो इसमें ये भी दे रखा है, ये थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें कि चोल मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चोल मंदिर की मुख्य विशेषता मुख्य मूर्ति कक्ष के ऊपरी मंजिल के ऊपरी मंजिल का निर्माण था। मंजिल की संख्या 5 से 7 तक होती थी तथा वे एक शैली यानी विशेष शैली के होते थे जिनमें विमान कहते थे। इन मंदिरों को अपने खर्च के लिए आमतौर पर कर मुक्त जमीन मिलती होती थी तथा अमीर व्यापारी भी उन्हें दान तथा रुपये देते थे। और चौथा है मंदिर पुजारियों तथा अन्य लोगों के भवनों में क्या है, भवनों के साथ एक छोटा महल बन गया था। अगला देखो और पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है। 5वां ऑप्शन देखो और देखना पड़ेगा। कुछ मंदिर वाणिज्य में संलग्न हुए, कर्ज में रुपया दिया तथा व्यापार में हिस्सा लिया। तो इस 48 क्वेश्चन को आपने पढ़ो ढंग से, कहेगा दोबारा आप देख सकते हो। चलो इसको और निकालो, ये लो। इस क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है और पूछा गया है एग्जाम में ये कि चोल मंदिरों के बारे की विशेषता है कि चोल मंदिर की मुख्य विशेषता मुख्य मूर्ति कक्ष कि ऊपरी मंजिल के ऊपर मंजिल का निर्माण, ये बिल्कुल सही है। मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी, ये भी सही है। तथा वे एक विशेष शैली के होते थे जिन्हें विमान शैली कहते थे। चोलों के मंदिर की विमान शैली है ना, विमान की आकृति की, ये भी सही है। इन मंदिरों को अपने खर्च के लिए आम तौर पर कर मुक्त जमीन मिली थी, कोई इस जमीन पर मंदिर बनाने के लिए कर नहीं लगता था तथा अमीर व्यापारी भी उन्हें दान तथा रुपया देते थे। अमीर व्यापारी दान भी देते, रुपया भी देते थे। चौथा क्या दे रखा है, मंदिर पुजारियों तथा अन्य लोगों के भवनों के साथ एक छोटा मेल बन गया था। मंदिर पुजारियों अन्य लोगों के भवनों के साथ क्या एक छोटा मेल बन गया, ये भी सही है। चारों ये सही है। अगला क्या देखो, कुछ मंदिर वाणिज्य में संलग्न हुए, ठीक है ना, व्यापार और कर्ज में रुपया दिया और व्यापार में हिस्सा लिया, तो ये भी इसमें सही है। पांचों ऑप्शन सही है, डी उत्तर इसमें आ जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। अब देखो 49 नंबर का क्वेश्चन, चोल अर्थों के बारे में इनमें से कौन सा कथन है सही है। चोलों के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है 49 में, ये आपको बताना है। 1 मिनट दोस्तों, पानी तो नहीं आ रहा है, देखता हूँ मैं। तो देखिए चोलों के बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है, चोल चोल अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही कथन आपको छानना है। पढ़िए पहला कथन, चोल लड़कों का एक जाल बनवाया जो व्यापार तथा सेना के आगमन के लिए उपयोगी थे। भू राजस्व के अलावा चोल शासकों की आय व्यापार व्यवसाय और लूट पर कर से होती थी। सी में कुछ चोल शासकों ने राज्य का हिस्सा निश्चित करने के लिए भूमि सर्वेक्षण करवाया और राज्य का हिस्सा उत्पाद का 1/2 था। तो 49 में क्या आ सकता है बताइए।
राज्य, इसमें डी है राज्य का हिस्सा उत्पाद का 1/2 ही था। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल यही सही है, राज्य का हिस्सा उत्पाद का कितना था? 1/2 था। अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को शयूना देश के नाम से भी जाना जाता है? यादव, काकातीय और होयसाल और चंदेल। बताइए 50 में उत्तर क्या आ सकता है? उसमें आ जाएगा आपका यादव। किस राज्य को शयूना देश के नाम से जाना जाता है? तो यादव आ जाएगा इसमें। 50 में ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप है, ये लो बड़ा कर देता हूँ। राजा सोना माणी की मोती के रूप में जो धारण करता था वह एक शेर की कीमत से अधिक था। कि किसका वाक्य है? अल मसूदी का, अल ब्रूनी का, मार्को पोलो का, सुलेमान का। बताइए। तो इसमें हो जाएगा मार्को पोलो ने ऐसा कहा कि राजा सोना मणि के मोती के रूप में जो धारण करता है वो एक शेर की कीमत से अधिक था, ये मार्को पोलो ने कहा। अगला क्वेश्चन देखो 52 में, कल्याणी के चालुक्य ओलावारू होरावारू थे। राजस्व अधिकारी, सीमा शुल्क, सामाजिक समूह, सैनिक पद। तो 52 में आएगा सीमा शुल्क। कल्याणी चालुक्य के ओलावारू तथा होरावारू थे सीमा शुल्क। इसमें बी उत्तर आ जाएगा। 53 में, इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? बताइए। वह परमार वंश का सबसे महान राजा था, भोज के बारे में सही नहीं है। वह उसने धारणा में यानी भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया। उन्होंने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण इत्यादि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी थी। और उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था। बताइए। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि परमार राजा के भोज के बारे में सही नहीं है ना। देखो 3 सही है, 1 गलत है इसमें। 53 में क्या आएगा बताओ सोच करके। तो ये गलत है इसमें डी, इसके राज्य में सुलेमान आया व्यापारी, ये गलत होगा। बाकी देखो ये तीनों सही है। परमार वंश का सबसे महान राजा था परमार राजा भोज। उसने धारणा में भोजनशाला महाविद्यालय स्थापित किया, ये भी सही है। उन्होंने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण इत्यादि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी थी, ये भी सही है। लेकिन ये आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युगल गलत है? देखो यहाँ व्याख्या अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये 18 तारीख को एग्जाम है, तो इसलिए यहाँ व्याख्या अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। इनमें से कौन सा युगल गलत है? ठीक है, 54 में कौन सा युग में गलत है? तो देखो इसमें मान्यवानु न्यायिक दंड, तो इसमें देखो ये पहला ही गलत आ गया भाई, है ना। कि कौन सा युगल गलत है? मान्यवानु न्यायिक दंड है, ये बिल्कुल गलत है। अंगा दीदेरे दुकानों पर लगा, अंगा दीदेरे दुकानों पर लगा, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो ये लो, गाना दे रे तेल की मील पर लगने वाला करता, गाना दे रे तेल की मील पर लगने वाला करता, नावी दादेरे नाई पर लगा करता, नावी दादेरे नाई पर लगा करता, ये भी सही है। तो ये भी सही है, इसमें वो पहला ही गलत था। अगला क्वेश्चन 55 में, ये लो थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देता हूँ। पालों के बारे में इनमें से क्या सही है? देवपाल ने सुमात्रा के राजा के पास अनेक दूतों को भेजा। पाल दरबार में शैलेंद्र वंश में अनेक दूत थे। नालंदा विहार बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजे थे। और पालों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। और देखो इसमें धर्मपाल ने श्री विजय के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसमें बताइए क्या आएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ।
55 में क्या उत्तर आएगा, सोचो आप भी, बताइए क्या आ सकता है इसमें। देखो ये लो इसको, कि पालों के बारे में क्या सही है। तो देखो, देवपाल सुमात्रा के राजा के पास अनेक दूतों को भेजा, ये गलत है इसमें। पाल दरबार में शैलेंद्र वंश ने अनेक दूत नालंदा विहार बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजे थे, ये बिल्कुल सही है इसमें। पाल दरबार के शैलेंद्र वंश ने अनेक दूत नालंदा में विहार बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजे थे, तो बी इसमें एकदम सही है, बाकी इसमें गलत आ जाएंगे। अगला देखो 56वां नंबर का क्वेश्चन है कि दक्कन के मधुव्यय शुल्क कर लगाया जाता था। दक्कन में मधुव्यय शुल्क कर लगाया जाता था, नस्ली पदार्थों पर, युद्ध में मिली लूट पर, विवाह पर, वेश्यावृत्ति पर। तो 56 में क्या आ जाएगा, सोचो। इसमें विवाह पर, दक्कन के मधुव्यय शुल्क कर लगाया जाता था, विवाह पर लगाया जाता था। दक्कन में नखरों का अर्थ है नृत्य विद्यालय, शिल्प प्रकर, व्यापारिक श्रेणी, बाजार। तो 57 में उत्तरे क्या आएगा, बताइए। व्यापारिक श्रेणी आ जाएगा। दक्कन में नखरों का अर्थ है व्यापारिक श्रेणी आ जाएगी, है ना। 58 में आप लो, इसको भी थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, नीचे थोड़ी है, चलो कोई बात नहीं, ये लो छोटा कर देता हूँ और भी। तो 58 में सोचो, चोल राज्य तथा चीन के बीच व्यापार होता था तथा दूतों का आदान प्रदान भी होता था। और चोल चीन तथा पश्चिमी कपड़े, मसाले, दवाएं, माणिक, हाथी दांत निर्यात करता था। चोल शासक व्यापारिक श्रेणी गतिविधियों पर नजर रखते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के मसालों का आयात होता था जिसे अरब पश्चिम में ले जाते थे। अब बताओ इसमें क्या आपको चोल व्यापारिक गतिविधि क्या गलत है। 3 सही है, 1 गलत है, तो कौन सा गलत लगा आपको बताइए। इसमें देखो जो 98वां क्वेश्चन है, इसमें चोल राज्य तथा चीन के बीच व्यापार होता था और दूतों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। और चोल चीन तथा पश्चिम के कपड़े, मसाले, दवाइयाँ, माणी के आतिथ्यात निर्यात करता था, ये भी सही है। इसमें चोल शासक व्यापारिक श्रेणियों गतिविधियों पर नजर रखते थे, ये इसमें गलत हो जाएगा ना, तो उत्तर सी हो जाएगा। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मसालों का आयात होता था और अरब पश्चिम में ले जाते थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, वो इसमें गलत है, बाकी इसमें सही है। 59वां नंबर क्वेश्चन देखो आप, ये लो। चोल स्थानीय प्रशासन के लिए क्या सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ना। तो देखो इसमें सभा तथा महासभा, ब्राह्मण गांवों की सभाएं होती थी, तो ये बिल्कुल सही है। वे स्थानीय प्रशासन में सभी विभागों पर पूरा अधिकार रखती थी, तो ये भी इसमें सही है। इसकी गतिविधियों पर राज्य अधिकारियों का नियंत्रण होता था, ये गलत हो जाएगा, इसमें उत्तर सी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखो इसके सदस्य सिर्फ 1 वर्ष के लिए ड्रॉ द्वारा निर्वाचित होते थे, ये भी इसमें सही है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ये इसमें नहीं आएगा, सी। बाकी देखो पहला सही है, सभा तथा महासभा ब्राह्मणों की गांवों की सभा होती थी, ये स्थानीय प्रशासन में सभी विभागों पर पूरा अधिकार रखती थी, ये भी सही है। और इसके सदस्य सिर्फ 1 वर्ष के लिए ड्रॉ यानी लॉटरी द्वारा निर्वाचित होते थे, ये सही है, तो सी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूची फर्स्ट को उत्तर से आपको मिलान करना है, उसको देखो आपको इधर रह गया ये क्वेश्चन, कहाँ गया, ये लो मिलान वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ लो। तो 60 के अंतर्गत क्या आएगा, देखो वेली चेनू, ये आप मिलाओ इससे सूखी जमीन, और नेहरू रेला ये गीली जमीन होती थी, और टोमटा भूमि ये आपकी इसमें क्या आएगा, ये जो बागान आ गई थी, और राचा टोडी राशि ज़मीन। तो चारों बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार ये आपका ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। कि वेली चुनी सूखी ज़मीन, नेहरू रेला गीली ज़मीन, टोमटा भूमि बागान, और राचा
टोडी राजसी भूमि, तो बिल्कुल सही है। तो आज अपने इतने क्वेश्चन लेंगे, कल और अपन मैराथन क्लास नेट जेआरएफ के लिए लेके आएंगे, और उसके बाद में अपन क्रमबद्ध रूप से और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आप शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद।